हम सभी ने बहुत गर्म दिन का अनुभव किया है और पंखे या वातानुकूलित यंत्र को चालू किया है। हमारी आंखें झपकने लगती है जब कोई गंदगी इसमें घुसती है या किसी गर्म वस्तु को गलती से छूने पर हम हमारे हाथ को दूर खींच लेते हैं। खैर, इन स्थितियों में वास्तव में क्या हो रहा है? मूल रूप से हमें कुछ हो रहा है या महसूस होता है और हम इन परिवर्तनों का उचित जवाब देते हैं। लेकिन आप प्रतिक्रियाएं देने के लिए कितने समय लेते हैं? 2 सेकंड या उससे कम हो सकता है। लेकिन आप यह जानकर चकित होंगे कि हमारे शरीर में इन थोड़े समय में बहुत सी चीजें होती हैं और ये सब तंत्रिका ऊतक नामक किसी चीज के कारण होता है और आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। क्या हम सभी ने अपने प्रश्नों को हल करने में हमारी मदद करने के लिए संगणक कंप्यूटर का उपयोग किया है? हम प्रश्न टाइप करते हैं, एंटर दबाते हैं और हमारे प्रश्न सेकंड के एक अंश में हल हो जाता है। लेकिन यह किसने किया? जी हाँ, ये सीपीयू है, जिसे संगणक कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। यह हमारे लिए समाधान उत्पन्न करता है और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संगणक कि यह घटक अलग अलग नहीं है, बल्कि कई तारों द्वारा जुड़े गए हैं। यह इन तारों के माध्यम से है कि विद्युत संकेत पारित हो जाता है और इसलिए कीबोर्ड में दर्ज प्रश्न सीपीयू तक पहुंच जाती है और फिर मॉनिटर पर उत्तर दिखाई देता है। तो यह संगणक में मामला है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक समान कार्य प्रणाली हमारे शरीर में मौजूद है। एक ऐसी प्रणाली जो हमारे सोच और भावनाओं, हमारे सीखने और याद रखने के तरीके, जिस तरह से हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने दिल की धड़कन और अपने भोजन का पाचन, इन सभी को नियंत्रित करती है। जी हाँ, हमारे शरीर में यह मस्तिष्क है जो रीढ़ की हड्डी के साथ उन सभी निर्णयों को कुछ मिलीसेकंड में नियंत्रित करता है। तो क्या आप सोच रहे हैं, अगर मस्तिष्क इन सब को करता है तो रीढ़ की हड्डी क्या करता है? वैसे रीढ़ की हड्डी ही एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से हमारे शरीर का बाकी हिस्सा हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है और इसलिए एक मार्ग के रूप में कार्य करता है जिसके द्वारा यह आवश्यक क्रियाओं को नियंत्रित और तय कर सकता है। लेकिन अगर हम कहें कि हमारे शरीर के केंद्र में मस्तिष्क और रीढ़ स्थित है तो सही है? तो फिर मस्तिष्क हमारे हाथ को वापस खींचने के लिए कैसे कहता है? जैसे ही यह किसी गर्म वस्तु को छूते हैं, जैसे कि तार कंप्यूटर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं, तो हमारे शरीर में हर जगह मौजूद कई तार जैसे संपर्क भी है। यदि हम एक गर्म वस्तु को छूते हैं तो यह संपर्क गर्मी का एहसास करेंगे और रीढ़ की हड्डी के माध्यम से मस्तिष्क को एक संदेश भेजेंगे। यह संदेश मस्तिष्क द्वारा समझा जाता है कि इस गर्म वस्तु को लंबे समय तक छूना अच्छा नहीं है क्योंकि यह हमें जला सकता है। तो फिर इन संपर्कों के माध्यम से मस्तिष्क को एक हाथ से एक काउंटर संदेश भेजा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप हम अपना हाथ वापस खींच लेते हैं। हमारे शरीर में इन संपर्कों को तंत्रिकाओं कहा जाता है और जैसे कि हम देख सकते हैं वह लंबे स्टैंड जैसे रेशा होते हैं और इसलिए उन्हें तंत्रिका रेशा कहा जाता है। और यह संदेश या संकेत जो तंत्रिका रेशा द्वारा मस्तिष्क से इधर उधर यात्रा करते हैं उन्हें तंत्रिका आवेग कहा जाता है। लेकिन ये तंत्रिका आवेग इस लंबे स्ट्रैंड से कैसे गुजरते हैं और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं? यदि हम थोड़ा सा जूम करते हैं तो हम देखेंगे कि तंत्रिका रेशा वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी छोटी इकाइयों से बना है और संकेत सभी इकाइयों से गुजरता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ इकाई वास्तव में एक कोशिका है जो कुछ इस तरह दिखती है। हमने अपने पहले सत्रों में विभिन्न आकारों वाली कोशिकाओं के बारे में बात की थी। उन सभी कोशिकाओं को अलग अलग आकार दिया जाता है क्योंकि वह संबंधित कार्य करते हैं। तो तंत्रिका रेशा में यह कोशिका आकार में लंबी है। यह एक पेड़ जैसा दिखता है। इसका शीर्ष सबसे अधिक फैला हुआ भाग जो आप देख सकते हैं वह कोशिका काय है जहां कोशिका का केंद्रक निहित होता है और कोशिका काय से धागे जैसे कुछ अनुमानों को डेंड्राइट्स कहा जाता है। लेकिन यह एक प्रक्षेपण है जो तंत्रिकाक्ष नामक एक लंबे तंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं
बनाने के लिए आगे बढ़ता है। यह तंत्रिकाश जड़ जैसी शाखाओं में समाप्त हो जाते हैं, जिन्हें तंत्रिकाश टर्मिनल कहा जाता है। ऐसी आकृति वाली कोशिका को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अब जब हम आकृति को जानते हैं तो आइए हम हमारे शरीर में होने वाले कार्य को समझते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं अंत से अंत तक इस तरह से जुड़ी होती है कि यह एक लंबे तंत्रिका रेशा का निर्माण करती है। जब किसी संकेत को शरीर के किसी भी हिस्से से पार किया जाता है तो सबसे पहले डेंड्राइट्स, क्योंकि उनकी व्यापक शाखाएं संकेत को उठाती है और उन्हें कोशिका काय में भेजती है, जहां ये प्रसंस्करण के लिए केंद्रक से मिलती है। फिर ये संकेत तंत्रिकाश के साथ यात्रा करता है और अंत में तंत्रिकाश टर्मिनलों से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को पार करता है। यह संचरण तब तक चलता है जब तक कि संकेत अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गया। लेकिन इन न्यूरॉन्स की भूमिका के आधार पर, जो या तो कुछ संवेदन कर रहा है या कार्रवाई कर रहा है, यह न्यूरॉन दो प्रकार के हो सकते हैं। कोशिकाएं जो आपके मस्तिष्क को बताती है कि वस्तु गर्म है, वह एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जिन्हें संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है, क्योंकि वह कुछ महसूस करते हैं और आपके मस्तिष्क को खबर पहुंचाते हैं। जबकि कोशिकाएं जो आपके हाथों को वस्तु से वापस खींचने के लिए कहती है, वह अन्य प्रकार की कोशिकाएं होती है जो आवश्यक प्रतिक्रियाएं करती है और इसलिए मोटर न्यूरॉन्स कहलाती है। और न्यूरॉन्स के प्रकार के आधार पर दो प्रकार के तंत्रिका रेशा होते हैं। संवेदी तंत्रिका रेशा जो सभी संवेदी कोशिकाओं से बना होता है और मोटर तंत्रिका रेशा जो सभी मोटर न्यूरॉन से बना होता है। इसलिए जैसे कि हमने पहले अध्ययन किया था कि एक विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए समान प्रकार की कोशिकाएं एक उत्तक कहलाती है। तो हम जिस चीज पर चर्चा करते हैं उसके आधार पर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार के उत्तक से होता है? हाँ, यह तंत्रिका उत्तक जो हमारे मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और हमारे शरीर के सभी तंत्रिका रेशा को उस प्रणाली का हिस्सा बनाता है जिसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह हमारे शरीर के पूरे कामकाज को नियंत्रित करता है और हम इस पूरे मानव तंत्रिका तंत्र पर हमारे बाद के सत्रों में चर्चा करेंगे। अगली बार जब आप किसी गर्म वस्तु को स्पर्श करेंगे तो आप जानेंगे कि खींचने से पहले आपके सभी न्यूरॉन्स सिर्फ 2 सेकंड में परीक्षण करेंगे और आपको अपना हाथ पीछे करने के लिए कहेंगे। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपके पास ठीक से काम करने वाला न्यूरॉन नहीं है तो कोई आवेग पारित नहीं होगा और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो उस स्थिति में आपका हाथ जल सकता है। तो आप देखते हैं कि आपकी सभी तंत्रिका का सही और अच्छी तरह से काम करना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये सत्र पसंद आया हो और बाकी उत्तकों के बारे में जानने के लिए हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसलिए तब तक सीखते रहें, देखते रहें और अपनी जिज्ञासा का पालन करें। धन्यवाद।